मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा है अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं, फैसल हुसैन साहब और आमिर इलियास राना साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे और बात करते हैं 8 साल बाद सानिया बल्दिया टाउन केस का फैसला सामने आ गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी है। जुर्म में सहूलत फराहम करने पर 4 मुल्ज़मान को उम्र कैद की सजा दी गई है, जबकि हमाद सिद्दीकी और अली हसन कादरी को इश्तिहारी करार दिया गया है। ताहम नाकाफी सबूतों की बिना पर MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद को बरी कर दिया गया है। इस अलमनाक वाक़े की बात करें तो ये सानिया 11 सितंबर 2012 को पेश आया था। 25 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लगा दी गई थी, जिसमें 259 अफराद जिंदा जल गए थे। 8 सालों में सानिया की तहकीकात के लिए 2 ट्राइब्यूनल बने, एक JIT ने भी तहकीकात की। 170 समातें हुई तकरीबन। प्रोसिक्यूशन ने फ्रांसिक, बैलिस्टिक और केमिकल तज्जियाती रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। 400 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड हुए, लेकिन इसके बरक्स नामजद मुल्ज़मान ने तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। सवाल ये है, सानिया बल्दिया टाउन को लेकर आप समझते हैं क्या लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया? देखिए, जो लवाहिकीन का जो पहला फौरी रिएक्शन आया है, उन्होंने तो इस पे जो है वो मायूसी का जो है वो इज़हार किया है। अच्छा, मायूसी जो है उनकी जो है बनती भी है। ये पाकिस्तान की तारीख का जो है, अगर हम ये कहें कि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाक़या था तो ये गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ आप MQM पर आ जाएंगे। MQM की पूरी जब से उसके क़याम से लेके हमेशा तक उसमें जो है दहशतगर्दी के जो है वो हमेशा इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन ये सानिया बल्दिया एक ऐसा इल्ज़ाम था, उसमें जितने भी इल्ज़ाम लगे उनमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है ये सानिया बल्दिया था। इसमें कि MQM की जो लीडरशिप है वो जो है बराह रास्त जो है इसमें मुलव्विस है। तो ये केस भी जो है वो गैर मामूली तौर पे जो है बहुत तवील चला। कई JITयाँ बनी, तहकीकात के मुख्तलिफ मराइल से जो है वो ये गुजरा। इसमें इस बहस में और कानून के मामलात में नहीं पड़ते। हम तो यही समझते हैं कि ये फैसला जो हुआ होगा वो कानून के मुताबिक हुआ होगा। ज़ाहिर है अदालतों के सामने जो शवाहिद पेश किए जाएंगे, अदालतों ने तो उसकी बुनियाद पे जो है वो फैसला करना है। लेकिन जो सवालात पैदा हो रहे हैं वो ये है कि कब तक इस मुल्क में जो चरिए और भोले फंसते रहेंगे और सियाने जो हैं वो बचते रहेंगे, जब इसमें MQM की लीडरशिप जो बराह रास्त मुलव्विस थी। लेकिन इस फैसले में जो है वो हमें जो है वो नज़र नहीं आती। अच्छा, फिर रऊफ सिद्दीकी का इस पूरे मामले में जो है ना वो बहुत अहम किरदार है। जब ये फैसला हुआ तो उस वक्त रऊफ सिद्दीकी जो है वो वज़ीर सनत थे, तो बहैसियत वज़ीर सनत जो है उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी उस सनती इदारों के हवाले से। तो क्या वो इस फैसले को तो आप एक तरफ माइनस कर देना कि ये फैसले में क्या हुआ, दहशतगर्दी हुई, इंसाफ मिल गया, बिल्कुल मुतमईन, हम तो मुतमईन है, ठीक है ना, बिल्कुल दहशतगर्दी की इस बहस में हम नहीं पढ़ रहे। मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उन फैक्ट्री मालकान की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहाँ पे जो है वो दाखिली खारजी रास्ते कितने थे जो कवानीन के मुताबिक किसी सनती इदारे के अंदर जो हिफाजती इक़दाम किए जाने चाहिए, तो वहाँ वो सारे इंतजाम थे। तो उस हवाले से भी कुछ JIT में या इस फैसले में कोई तस्करा है? और अगर वहाँ ये इक़दाम नहीं थे तो हुकूमत की जो उस वक्त जो सूबाई महकमा मेहनत था और वजारत सनत थी जो जिसकी जिम्मेदारी रऊफ सिद्दीकी के ऊपर थी, तो इनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज़ का जो है वो मायना करते? आप रऊफ सिद्दीकी साहब कह रहे हैं अल्लाह का बड़ा जो है फजल हो गया, तो कहा कि उन बेचारे जो 250 लोगों के यहाँ इतनी सफाकी और बेरहमी से मरे हैं कि आज भी ख्याल आए तो रूंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया, मैं बाहर आ गया। तो बहैसियत वजीर सनत की भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये तहकीकात जो है इसमें एक और JIT की भी जो है वो जो बनना जो है वो नागुज़ीर है। एक और JIT बने, तहकीकात करे कि जो मज़ीद एक JIT बननी चाहिए, मज़ीद सवाल उठा रहे, मुतमईन नहीं है वो। ठीक है जी, आप कह रहे हैं लवाहिकीन का तो मामला हो गया, लेकिन वहाँ पे जो इंतजामात नहीं थे और जो लवाहिकीन आपका पॉइंट आ गया फैसल, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। जी, पॉइंट आ गया जी। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इंसाफ का ताल्लुक़ है, क़तन इंसाफ नहीं मिला किसी को भी, और फैसले के बाद फैसले पर रद्द अमल ज़ाहिर करना
कानून के या अदालत के ख़िलाफ़ नहीं होता। तो मेरा रद्द-ए-अमल ये है कि बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिला। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो साहब बरी हुए हैं वो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हैं, वो तो इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो तो बाकायदा इंतखाब लड़ रहे थे, उसमें उनको शिकस्त दी अली ज़ैदी ने, तो वो तो कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उन्हें उस वक्त कहना चाहिए था जब वो इंतखाब लड़ रहे थे, यानी उनको तो पहले से पूरा इत्मीनान और यकीन था कि वो इस मामले से बच जाएंगे। तो फैसल हुसैन साहब ने जिस तरह से इरशाद फरमाया कि चरिए और भोले गाने और सारे कनकटे ये तो फंस जाते हैं, लेकिन सियाने निकल जाते हैं, और ये सियाने बड़े ख़तरनाक होते हैं। और हमने जो बचपन में कहानी सुनी थी, कौवा होता है सियाना, उसको पता होता है कि किस तरह से पानी को ऊपर लेकर आना है, कैसे उसने कंकरियाँ डालनी है और किस तरह से उसने पानी पीना है। तो कौवे सारे बच गए और चरिए सारे फंस गए। तो ये बस ज़रा जहन में रखना है कि इसमें कहीं पर भी किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला। और यही हाल इस वक्त लाहौर मोटरवे इंसिडेंट का है कि अब तक आबिद पता नहीं चला, CCPO के पान लेने के लिए गया था, अभी तक आया नहीं वापस, वो भी वापस नहीं आया। और यहाँ पर जो फैज़ मोहम्मद पकड़ा गया है, मरवा का कातिल, वो भी अब पता नहीं 8 साल तक उसका केस चलेगा। 8 साल बहुत होते हैं दुआ, 8 साल बहुत होते हैं लवाहिकीन को इंतजार करने के लिए। 8 साल तो उन्होंने सेशन कोर्ट के अंदर इंतजार भुगता है, अब ये हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पता नहीं कब तक जाएगा और इंसाफ कब मिलेगा, मुझको नजर नहीं आता। जी ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ जो फैसल और डॉक्टर अहमद लियाकत कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जुल्म की इंतहा है और इंसाफ नहीं मिला। जिनके प्यारे जल गए और मर गए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वाई 8 years? पहले तो ये बिकॉज इसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, जिसकी वजह से आपका मतलब है हमाद अजहर की इतनी जरूरत थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट करता। देयर वाज सम वेरी इन्फ्लुएंशियल MQM लीडर इन्वॉल्व, और वो कैसे निकल गए, क्या हुआ, JD में निकले, कैसे किया गया, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और मेरे ख्याल में जो लोग निकले हैं उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट में जाना चाहिए दूसरी पार्टी को, और वो जाके कहें कि हमें इंसाफ नहीं मिला। 8 साल में किस तरीके से वो, और फिर मालिकन देखें, बेचारे मालिकन को तो तबाह कर दिया, उनकी फैक्ट्री भी ख़त्म हो गई, उनका सब कुछ उनको ख़त्म कर दिया, वो बेचारे मुल्क से भाग गए। आई डोंट नो कि कौन है वो, मैंने सिर्फ TV में देखा था। लेकिन उनसे भी जो एक उनसे 25 करोड़ पे मांगा, बता जो मांगा 25 करोड़ हमाद अजहर ने नहीं मांगा, या किसके लिए मांगा, ये क्यों नहीं निकाला गया? इसका मतलब है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। और ये बहुत अफसोस की बात है, ऐसे इंसिडेंट का 6 महीने के अंदर डिसीजन होना चाहिए था, लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी। अगर वो जाते हाई कोर्ट में, वहां भी टाइम लिमिट होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट के अंदर करके ये वो जो असूल है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये वो बात है। उनसे पूछें जिनके ब्रेड एंड बटर अन्नर जो थे वो बेचारे मारे गए। इसलिए ये हमारे मुल्क को ये ठीक, और ये सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं बात, आई एम वेरी क्लियर, जुडिशरी जो है ये दे हैव टू बी वेरी कैरी आउट रिफॉर्म्स। जुडिशियल रिफॉर्म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर जगह पर सो मोटो लेते हैं। अगर एक आप मिनिस्टर गलत हो जाए या कोई गलत हो जाए या चेयरमैन PTV गलत हो जाए, उनका अपना काम, अपनी जुडिशरी को क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने कोई लोअर कोर्ट्स में, हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी जुडिशियल रिफॉर्म्स की हैं? जो कि पाकिस्तान जो एक एक्शन प्लान था पाकिस्तान का, उसके अंदर ये पार्ट ऑफ 20 पॉइंट का एजेंडा है। ये चीजें हम करते नहीं है, वी कीप लुकिंग राइट एंड लेफ्ट। ठीक हो गया, ये बड़ा जुल्म की इंतहा है, इट हैज टू बी लुक्ड इनटू, और ये आइंदा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। आमिर इलियास राना साहब, मैं उस वक्त से यही सोच रहा हूँ कि इंसाफ कब मिला। एक तो मिला इंसाफ भुट्टो को, क्योंकि जाहिर है कि वो साजिश में शरीक थे और फांसी चढ़ गए। फिर मजीद अचकजई को इंसाफ मिला कि वो वीडियो में नज़र आ रहा है कि वो सिपाही के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, उनको बरी कर दिया। कतर से वज़ीर आज़म साहब ने आते ही सानिया साहिवाल वालों को इंसाफ देना था, वो भी मिल गया। और मोटरवे वाला तो ताज़ा तरीन है, उस पर तो हम जिक्र कर रहे हैं। एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे जिन्होंने पैरा देना था जाके डैम पे, वो कराची में शर्जील मेमन के कमरे में पहुंच गए पैरा देने, वहाँ से एक बोतल निकाली और मुद्दई नहीं बने, मतलब सबूत खुद लिया, मुद्दई बनाने के लिए किसी और को कह दिया, वो शहद निकल आया। ये तो मैंने आपको 4-5 बड़ी बड़ी मिसालें दे दी। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त पीपल्स पार्टी और MQM बाहम शीरो शक्कर थे, और दोनों तरफ भत्ते की लूट मार जारी थी कि अपने अपने गैंगवार थे, अपने अपने लंगड़े थे, अपने अपने लूले थे, और उन सब से माल बनवाया जा रहा था।
कराची शहर को जहाँ आज पहुँचाया गया है, ये वो सारे काम मिल के हो रहे थे। और रहमान मलिक साहब जाते थे, उनका इस्तकबाल होता था, फूल निछावर होते थे कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। जरदारी साहब को लियारी में बुला के, और वो जिनके बड़े बड़े बयानात हैं आए हुए उदैर बलोच के, वो इस्तकबाल कर रहे होते थे। तो पाकिस्तान की सियासत इसी तरह के इंसाफ पर मबनी है कि जहाँ पे हमने ये सारे काम किए। आज देखें, अभी चल रहा था थोड़ी देर पहले, शिबली फराज साहब कह रहे थे कैबिनेट में हमने APC का जिक्र ही नहीं किया। वहाँ पे इतनी बहस हुई कि हमें एक नैरेटिव नया लेके आना है, क्योंकि हमने बहुत काम किया है, हमें दिखाना पड़ेगा। और क्या नैरेटिव दिया है कि आज 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला किया। और वजह क्या बताई, जिसपे शेख रशीद जैसा वजीर जो हमेशा बोलता है वो भी चुप रहा कि जी डॉलर में इतना इजाफा हो गया कि दवाइयाँ वरना मिलेंगी नहीं। वहाँ शेख रशीद जो किसी कैबिनेट में जिस भी हुकूमत में रहा, वैसे तो हर हुकूमत में रहा, लेकिन वो इस मामले पे बोलता जरूर रहा, साथ वो देता रहा, बोलता जरूर रहा, लेकिन आज वो भी नहीं बोले शेख रशीद भी। और गेम क्या हुई है कि जी वो 2018 में गवर्नमेंट ने पिछली ने मुआहिदा किया था जी। और असल बात वहां हुई है कि जी डॉलर में इजाफा हुआ। ये हुकूमतें जिस जो मर्जी हों, नवाज शरीफ दौर में 2013 में कीमतें अद्वियात की बढ़ाई गई थी, वो अफसर आज भी केस भुगत रहा है और वो कीमतें वापस हो गई। ठीक है आमिर साहब, जिस हुकूमत को 2018 के मुआहिदे को बता रहे हैं ना, ये सब चीजें मिला के ठीक करनी पड़ेंगी भाई। आम आदमी आटा चीनी के बाद ये सारी अद्वियात आप कहाँ लेके जा रहे हैं? एक साथ दे दिया कि जी कोविड में हम आपको रियायत देंगे, भाई ये क्या ड्रामा है? जी अयाज खान साहब, कौन कहता है इंसाफ नहीं मिला? आपने देखा नहीं, रऊफ सिद्दीकी साहब, उनको इंसाफ मिल गया, उनके साथ 3 और लोग बरी हो गए, उनको इंसाफ मिल गया, 2 लोगों के वारंट जारी हो गए, उनको इंसाफ मिल गया। इससे ज़्यादा और इंसाफ क्या हो सकता है? अब आप सारा सिस्टम देख लें, आपकी प्रोसिक्यूशन का सिस्टम देख लें। हम सारा मुद्दा अदालतों पर डाल देते हैं, मेरे ख्याल ये भी ठीक नहीं है। चीज़ें तो शुरू से ऊपर तक जा रही होती हैं और पता नहीं कहाँ किसका इन्फ्लुएंस चल रहा होता है और वो निकल जाता है आराम से। जी डॉक्टर आमिर लियाकत कह रहे थे कि कौवे वो कंकड़ डाल के इतने सियाने, डॉक्टर साहब आप कौवे उससे भी ज़्यादा सियाने हो गए, वो डायरेक्ट टूटी खोल के पानी पी लेते हैं, अब उन्हें कंकड़ भी नहीं डालने पड़ते। तो ये तो उन कौवों से हमारा वास्ता है, इनसे कैसे आप तवक्को रख सकते हैं? ये मुल्क मेरे ख्याल बना ही नहीं इसलिए कि किसी बड़े आदमी को सजा दी जा सके। वो भुट्टो साहब तो खैर वो लड़ाई कहीं और थी, लेकिन अदरवाइज आपने कभी देखा किसी बहुत बड़े आदमी को कोई सजा मिल गई हो? वो इसी तरह चलता रहता है। नवाज शरीफ साहब के आप वारंट जारी करते रहे, उन्होंने जब जाना था यहाँ से चले गए। अब वो PMLN कहती है कि जी वो आएंगे इलाज करा के, तो अब तो उन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया। इलाज कराना तो दूर की बात है, सीधा आप कहना चाहिए कि जी वो अपनी मर्जी से आएंगे, बात खत्म हो गई। इंसाफ सब ऐसे ही है। वो बेचारों जिनके मरने थे मर गए, उनको सब्र करना चाहिए, और तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जी लतीफ़ साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये कोई ऐसी अनहोनी बात हमारे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं कोई हुई। इससे पहले भी बहुत जिन्होंने दुनिया के सामने लोगों को कत्ल किया वो बरी हो गए। तो बात ये है कि इसमें हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अभी तक हमारे जो जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनमें जनाब भाई आमिर लियाकत साहब भी इस वक्त असम्बली के मेंबर हैं, पहले भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं। तो मुझे और लॉयर्स भी असम्बली में रहे हैं। तो ये फ़ैसला जो आया है, और ये जो चरिए या जैसे भी लोग हर माशरे में हर ज़ुबान बोलने वालों में इस किस्म के लोग होते हैं, तो उनको गरीब लोगों को सज़ा मिलती है, इसमें भी कोई शुबा नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि हमें अपना जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम हमारा है, एक केस की जो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करता है बंदा, वो इन्वेस्टिगेशन में अपनी रिपोर्ट में चीज़ें बताता है कि ये मैंने रिपोर्ट जारी की, मेरे ख्याल में ये मुजरम है और ये सबूत हैं, ये सारे इकट्ठे करता है। ठीक, अगर वो इन्वेस्टिगेटर जो है उसके ऊपर बार कोई नहीं है, कानून उस पर नहीं लागू होता कि भाई अगर तुमने किसी बंदे के बारे में गलत लिख दिया है और वो अदालत में प्रूफ दे देता है कि जी मैं तो इसमें शामिल नहीं था जी, तो उस जो इन्वेस्टिगेटर है उसको भी कानून के दायरे में लेके आए। उसको कहेंगे जी तुमने फिर ये बंदे को किन सबूतों की बुनियाद पे अंदर किया, नामजद किया कि ये इसकी तफ्तीश की जाए। अगर उस पर आप एक इन्वेस्टिगेटर के ऊपर कानून बनाएंगे, उसको सजा के साथ लेके आएंगे,
तो नीचे से जो मुहर्रर से काम शुरू होता है वो फिर आगाज होगा। जितने मर्जी ट्रिब्यूनल बनाते रहें, JIT एक नया हमने बीच में ऐड कर दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जज साहबान, कोर्ट का सिस्टम है, एक जज एक ही कानून एक ही मुजरम, वो आज सजाए मौत होगी, अगली अदालत में वो बरी हो जाता है। इंतजार करना चाहिए सिस्टम बने तो उनका भी एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो केसों को स्टडी करे और उन पर रिवीजन करे और फिर अदालती फैसलों के ऊपर वो जाए कि भी आपने किन बुनियादों पे एक अदालत ने अगर किसी को सजाए मौत दी या दूसरा शक का फायदा दे के उनको बरी कर रहा है। ये एक हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खराबियाँ हैं। और जो जजेस का तकर्रर है, आला अदलिया के जजेस का तकर्रर जो है, उसमें आप किसी भी प्रैक्टिस जो कर रहा हो, नामवर जज हो, जो भी वो वकील हो, उसको आप जज अपॉइंट कर देते हैं। और जो सिविल सर्विस का इम्तहान दे के सिविल जज भर्ती होते हैं वो बेचारे वहीं रिटायर हो जाते हैं। तो ये उनको क्यों नहीं आप लेके जाते कि एक वो थ्रू प्रॉपर चैनल एक रास्ते से निकल के आए। एक ऑलरेडी जो वकील है और पैसे भी उसने कमाए हुए हैं, वो सियासत में भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनको आप ये एक किस्म का हमें सिस्टम रिवाइंड करना चाहिए पूरे का पूरा निचली सतह से। बिल्कुल ठीक जी, आपने ये पॉइंट रेज किया है कि जाहिर है सिस्टम को ठीक होना चाहिए। जब सिस्टम ठीक होगा तो फिर यकीनन सवाल नहीं रखेंगे कि इंसाफ मिला या नहीं मिला। बाकी राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल है नवाज शरीफ साहब के मुतालिक सवाल रखा है हमने, क्या हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की पोजीशन में है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बात करें तो आज उन्हें अदालत में पेश किया जाना था। तमाम अटॉर्नी जनरल ने समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया कि अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के वारंट की तामील करा दी गई है। अदालत हुक्म दे तो नवाज शरीफ की हवालगी की कार्रवाई करेंगे, जिस पर अदालत ने ही रिमार्क्स दिए कि अदालत इस हवाले से कोई हुक्म नहीं देगी। मुल्ज़िमों की हवालगी का मुआहदा हुकूमत की सवाबदीद है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं और गवर्नमेंट ने ही उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी थी। अब उनकी हाजिरी भी गवर्नमेंट ने यकीनी बनानी है। उधर नवाज शरीफ के वारंट की तामील के हवाले से इत्तलात ये आ रही है कि हसन नवाज ने साफ इनकार कर दिया है कि किसी किस्म के कोई वारंट गिरफ्तारी मौसूल नहीं हुए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए दूसरा और बड़ा सवाल है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट आप समझते हैं नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की पोजीशन में है? गवर्नमेंट नवाज शरीफ को वापस लाने की ऑपोजिशन में है, अपोजिशन में तो नहीं है, इसलिए कि उनकी अपने राय बटी हुई है और बहुत से लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं, कल आपने शायद सुना हो, वो कहते हुए नज़र आते थे हम तो पहले ही कह रहे थे जिनसे पैसे वैसे लें और इनको जाने दें यहाँ से और पैसे दें और चले जाएं। तो गवर्नमेंट की कोई पोजीशन नहीं है। मेरा बहुत मुख्तसर जवाब ये है कि गवर्नमेंट इस मामले में ऑपोजिशन में। ठीक जी, अयाज खान साहब। बिल्कुल ठीक बात है। गवर्नमेंट ना भिजवाने की पोजीशन में थी ना उनको लाने की पोजीशन में है। वो चले गए और चले गए और उसके बाद जाते हुए भी उन्होंने बता दिया था कि ये ले मैं जा रहा हूँ। एक फाते गया था, उसके बाद पौने घंटे की जो तकरीर APC में, उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया कि वो इलाज करा नहीं रहे, अब इलाज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट तो अगर शहबाज शरीफ साहब के दामाद या छोटे बेटे को नहीं ला सकी, नवाज शरीफ साहब तो बहुत बड़ी चीज़ है। जी, आमिर रियासत साहब। इस आगडार का पासपोर्ट मनसूख कर चुकी तो इन्होंने क्या कर लिया। अहमद फराज साहब खुद चले गए थे मार्शल लॉ दौर में और मार्शल लॉ ने पूरा जोर लगा लिया, उनका घर भी काबू कर लिया था और मिलिट्री कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिए थे, कुछ नहीं हुआ था। तो ये किस खेत की मूली हैं? वो जब जा रहे थे तो ये तब भी नहीं रोक सके और जब वो आएंगे तो ये तब भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकेंगे। फ़िलहाल वो ना आ रहे हैं ना ये ला सकते हैं और अदालत ने भी रास्ता क्लियर कर दिया कि भाई भेजा आपने था, हमने तो सिर्फ ज़मानत दी थी, हमें तो आपने बताना भी पसंद नहीं किया। जिस अदालत से सारी उम्मीदें वाबस्ता थी आज नैब के प्रोसिक्यूटर की, उन्होंने कहा हमारे कंधों पे मत खेलो, जाओ और ख़ुद लाओ। जो आपने बता दिया, हसन नवाज का कोई ट्वीट श्वीट आया होगा कि उसके नाम पे खेला पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने कि जी उनको तामील कराई गई है।
उसको तामील की ताबीर तो उन्होंने दे दी हसन नवाज ने कि मुझे क्या मिला और मैंने क्या जवाब दिया। ये गवर्नमेंट इस मामले में बहरहाल चाहती यही है कि पॉइंट स्कोरिंग होती रहे और कुछ ना हो सके। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, बात यह है कि टोटल फेलियर है पंजाब हेल्थ मिनिस्ट्री की और फेडरल गवर्नमेंट की अपनी, कि वो गवर्नमेंट में होते हुए अपनी एक नया टीम दिला के ये वेरीफाई नहीं कर सके। वो दन दनाते हुए बिल्कुल क्लियर चले गए। अब उनके आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ना इस हुकूमत की लाने की हिम्मत है। द गवर्नमेंट वांट्स कि इसको इनको वापस लेके जाए, बट वहाँ के कानून ऐसे हैं कि भारत के बिलियन ऑफ डॉलर लेके वहाँ के 3 फैमिलीज के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ हो चुका हुआ है, लेकिन क्योंकि 110 बिलियन डॉलर की बात है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, वो कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक नाउ ये तालियां बजाते रहेंगे और वो मदे से वहाँ तक ट्रेन भी करते रहेंगे और इनको हमेशा ये एक ह्यूमिलेशन होती रहेगी कि हमारी गलती से ही इज आउट एनी काउंट बी होल्ड हेल्ड अकाउंटेबल। जी लतीफ़ चौधरी साहब, इसमें दुआ पहले तो मैं अपने जितने हमारे साथी हैं ना, मैं इनसे एक अपील करूंगा कि अगर हमारी हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कमज़ोर हैं, तो कम अज़ कम हमें किसी बंदे को आइंदा से इस हुकूमत की किसी शख्सियत की किसी पॉलिसी की हमायत नहीं करनी चाहिए। जो एक मुजरम को वापस नहीं ला सकती, उसने मेरा या आपका किसी का क्या मसला हल करना है। मुझे तो ख़तरा है कहीं मरीम नवाज़ हाई कोर्ट में केस ना कर दे कि मेरे अब्बा जो को लाएँ, मैं मिलना चाहती हूँ तो ये लेके आए हुकूमत, वरना वज़ीर आला साहब पता चले जेल में चले गए हैं, वापस नहीं ला सके। अगर वापस नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, लड़न जोगी अगर तुहाडी हिम्मत नहीं सी तो लड़ी क्यों सी, माड़ी सी तो लड़ी। हाँ, अगर तू इन्नी माड़ी से तो लड़ी क्यों से। तो फिर ये बैठ बैठ के जो हमें और आवाम को दिन रात उनके कान खाते हैं कि वो करप्शन करके भाग गए, वो पैसे लेके भाग गए, तो ये फिर अपनी ज़ुबानें बंद रखें। कमज़ोर आदमी का क्या काम है बोलने का, मुझे ये बताएं पहले। कमज़ोर आदमी बोल ही सकता है, अगर कमज़ोर है और उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो जो किसी अपने मुजरम को बैरून मुल्क से वापस लेके आ सके, तो फिर इसमें कसूर मेरा, आपका या बाकी और किसी का क्या है? आप किसको सुना रहे हैं? फिर आप आराम से बनी डाला बात ये कि जो खोए हुए आबिद को तलाश नहीं कर सकती, वो बोए हुए नवाज शरीफ को क्या उखाड़ेगी? हाँ, वही बात है ना। इन्होंने वो CCPO लेके आए थे और उस बंदे ने उसने कहा कि मेरा अपना तरीकाकार है और मैं अपने तरीकेकार नाल मैं पुलिस वालों को इंज कर दूंगा, तो ये पुलिस वाले हैं, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। आज दुनिया कहीं से कहीं जा चुकी है, इन्वेस्टिगेशन के तरीके बदल गए हैं, ठीक हो गया। तो ये पुलिस वाले हैं हमारे। और वज़ीर आला हमारा देख लें, वो हमें पंजाबी में कहते हैं कुन्ना, यानी सब कुछ समझता है, अब बोला बना हुआ मुझे पता नहीं। अगर तुम्हें नहीं पता, अयाज साहब बैठे हुए हैं कि ये कहते हैं, इनको कहा जी इनको पता मैं तो सेक्रेटरीट नहीं जा सकता, तो जो तू सेक्रेटरीट नहीं जा सकता तो इतने लैंड किया है, नहीं रास्ता सीख लिया। वो ये बातें हैं। मुझे तो लगता है कि नून लीग वाले अदालत जाएंगे, वो कहेंगे जी हमारे अब्बे को लाएं वापस, ठीक है जी, हम वरना जवाब दें, अदालत इनसे पूछे, क्योंकि कोर्ट ने तो आज वाज़े तौर पे कह दिया कि ये आपका काम है, आपने भेजा है। ठीक हो गया जी। तो बस वो आराम से बनी गाला में मेला लगा लिया करें, बस बात खत्म हुई। सही, चले फैसल जश्न कलंदर हो गया। ठीक है जी फैसल साहब, ये तो दुआ, ऐसा लगता है ये सवाल ही आपने जो है ना हुकूमत को गालियां पड़वाने के लिए पूछा है कि ऐसा सवाल पूछो सब मिलके हुकूमत को। आप तारीफ कर दें, ये तो आपको क्या किसी ने रोका है? ये तो आप स्कूल के कोई गली के बाहर बच्चा भी टहल रहा, उससे पूछे हुकूमत लाने की पोजीशन में, तो भी हंसता हुआ कहेगा भाई कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, आप तारीफ करें, हमने तो किसी को नहीं रोका, आप दिल भर के तारीफ करें। ठीक है फैसल साहब, कंप्लीट करें आप। मैं तो वैसे लतीफ़ चौधरी साहब की तारीफ करूंगा कि आज उन्होंने नवाज शरीफ को कम से कम जो है मुजरिम तो मान लिया। ये भी अपनी बात पे कोशिश कीजिएगा, मेरा कहने से क्या होगा, अदालत ने मुजरिम करार दिया है, काम आएगा। मैं मानूं या ना मानूं, मैं संभाल के रख लीजिएगा। वो तो कोर्ट ने कहा है, मैंने भी सारी कोर्ट की बात की है। आप उनके मुखालफा बल्कि उनको डराते रहते हैं, आपके डर से वो आते ही नहीं है। जी फैसल साहब आप कंप्लीट करें प्लीज। पहले लतीफ़ चौधरी साहब तो अपनी भड़ास निकाल लें।
टाइम खत्म हो जाएगा, मेरी बरात से निकल गई है जितनी भी थी ना, मैंने निकाल दी। अब आप निकाल जी। अच्छा चले, प्रतीक चौधरी साहब भी चुप करेंगे आप। देखिए ये तो हुकूमत तो सही है, इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन कोई किरदार भी तो कोई चीज होती है। कोई किरदार कहाँ का, कौन सा किरदार? मेरा सवाल का जवाब भी अब इन्हीं से ले लिया करें, बैठ के यही दे दिया करेंगे। ठीक है फैसल साहब, बड़ा जी अच्छा देंगे। लतीफ साहब बात करने नहीं फैसल आप बात फैसल साहब इनसे लें, नहीं इनसे लें, आप लतीफ चौधरी साहब से लें। चले मैं तो फिर ब्रेक पे जा रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक का कह दिया गया है। भारत, हमारा सवाल ये था कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने की पोजीशन में है या नहीं, राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा है, क्या आलमी बरादरी भारत के अक़लियतों से मुतल्लिक इम्तियाजी रवैये का नोटिस लेगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। तअस्सुब पसंद भारत ने अक़लियतों से मजहबी आज़ादी भी छीन ली। पाकिस्तान ने हर मौके पर खुले दिल का मुजाहरा किया और भारत को हमेशा अमन का पैगाम दिया, लेकिन मोदी सरकार की हठधर्मी का ये आलम है कि वो कोरोना वबा में शिद्दत के बावजूद ताजमहल तो सयाहों के लिए खोल देती है, ताहम सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की तकरीबात और मजहबी रसूमात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती। इसी मुनासबत से ये सवाल है, फैसल हुसैन साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, क्या आलमी बरादरी भारत की अक़लियतों से मुतल्लिक इम्तियाजी रवैये का आपके ख्याल में नोटिस लेगी? अब ये तो नहीं पता लेगी नहीं लेगी, लेकिन ये कि लेना चाहिए। आखिर कब तक ये जो है वो आलमी बिरादरी जो है, जो भारत की जो एक इंतहा पसंदाना मुतसाबाना पॉलिसी है, उस पर जो है वो खामोश तमाशाई बनी रहेगी। भारत तो जो है मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, वो उनको उनके मजहबी हवालों से तो अलग बात, इंसान भी जो है वो समझने को जो है तैयार नहीं है। भारत में जो जब से मोदी सरकार आई है तो वहाँ तो एक होता है ना, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ये तो बहुत ही एक सानवी लफ्ज़ हो गया, वो तो एक इंसानियत के खिलाफ जो है वहाँ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। और हैरत अंगेज़ बात है कि पूरी दुनिया जो है वो खामोश बनी रहती है। कोई छोटा सा इधर कोई कारोकारी का वाक़या हो जाए तो पूरी दुनिया उसका नोटिस ले लेती है। वहाँ लाखों की लोगों को उन्होंने जो है यलगमाल बना के रखा हुआ है, उस पर पूरी दुनिया हैरत अंगेज़ बात है खामोश बैठी है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें बात यह है कि बड़ी क्लियर बात है कि भारत की किसी को परवाह नहीं है। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ख्याल एक नोटिस लेना होता तो 5 अगस्त के बाद आज 1 साल तक जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहे हैं उस पर नोटिस लिया होता। क्या किया? सवाए 2-3 वर्ड्स कह देने, उसके बाद बस मजम्मत कर देनी, नथिंग हैज हैपेंड। ये मुसलमान वहाँ पर अब अक़लियतों को खड़ा होना पड़ेगा, जिसमें सिख 20 करोड़ मुसलमान, उसके बाद आपके इवन वहाँ पर जो ये हैं दलित्स हैं, ये 30-40 करोड़ हैं। ब्राह्मण हिंदू मिनॉरिटी के अंदर है। मुझे तो नजर आता है एकदम लावा फटना है और इंडिया के हिस्से बिखरे होने सोवियत यूनियन की तरह। जी आमिर इलियास राना साहब। ब्रिगेडियर साहब की ख्वाहिश पे हम कहेंगे जी बिस्मिल्लाह, कभी तो इस तरह हो जाए कि हम भी खुश हो जाएं कि चले हम इसी बहाने खुश हो सकें। मुझे ये बताएं, 1950 में लियाकत नेहरू मुआहदा हुआ था अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का। हमारे वज़ीर ख़ारजा उस पर मुँह में घुंघनियाँ डाल के बैठे हुए हैं। हम तो बात करें ना, आलमी बरादरी बात करें। और भाई सफ़ीर तो हम थे कश्मीरियों के, जो वहाँ पर अक़लियत हैं, मजहबी तौर पर भी अक़लियत हैं। हम उनके लिए दुनिया में नहीं भागते। आप यहाँ बैठ के सिखों के लिए रो रहे हैं। रोएं भाई, बात करें, लेकिन जो मुआहदे किए हुए उनको लेके जाएं कि जी हमारा 2 तरफा मुआहदा है कि हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर ख़ारजा साहब किधर हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाने गए हुए थे APC पे। वो जाएं ना अपने असल काम की तरफ, मकबूदा कश्मीर के लोगों के लिए दुनिया में जाएं। नहीं भाई, वो मैंने काम नहीं करना, बाकी मेरे से सारे नजराने वसूल करवा लो, जो मर्जी। जी डॉक्टर आमिर साहब। जहाँ तारीख ये बताई जाती हो कि नेहरू वाला भारत अच्छा था और मोदी वाला भारत अच्छा नहीं है, तो उन साहब को ये भी मालूम होना चाहिए कि नेहरू ने ही कश्मीर बेचा था, लेकिन उनको नेहरू वाला भारत फिर भी अच्छा लगता है। तो भारत में अक़लियतें महफूज हैं या नहीं है, या उनको आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लॉकडाउन पर आलमी बिरादरी बोली नहीं, कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है आलमी बिरादरी बोली नहीं, नक्सलाइट्स के साथ वहाँ क्या हो रहा है आलमी बिरादरी बोली नहीं। तो ये ख्वाब है, इस ख्वाब को बड़ा अच्छा ख्वाब है, इस ख्वाब को हम सबको देखना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि लॉबिंग पर पूरी दुनिया चलती है। भारत अपनी लॉबिंग मजबूती के साथ कर रहा है और किसी सूरत में आलमी दुनिया भारत की ये सारी जितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज़ हैं उन पर बिल्कुल नहीं बात करेगी, इसलिए कि हमारा अपना वजीर खारजा ये कहता है कि नेहरू का भारत अच्छा था और मोदी का भारत गलत था। नेहरू के भारत ने कायद आज़म की आंखें बंद होते ही हैदराबाद दक्कन हमसे लिया, जूनागढ़ स्टेट हमसे ली, और नेहरू के भारत ने हमारे साथ कश्मीर में डोगरा राज का जो मुआहदा हुआ था वो किया। तो नेहरू का भारत जिसको अच्छा लगे वो मोदी के भारत में क्या फ़र्क कर सकता है? जी आया साहब।
दुनिया नोटिस क्यों लेगी? दुनिया तिजारत क्यों नहीं करेगी भारत के साथ? कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाएगी, दुनिया को नोटिस लेने की ज़रूरत क्या है? और आमिर इलियास राना वो कह रहे थे, शाह महमूद कुरैशी, वो जिस इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया यार, वो उसमें तो मैं हैरान हो गया कि 4 वज़ीर थे, सीनियर तरीन तो उसमें शाह महमूद कुरैशी थे, और बेचारों को सबसे आखिर में उन्होंने बारी दी। वो वहीं बड़े परेशान हुए थे। तो जो अपने मामलात पे उनको आगे नहीं ला रहे, वो इंटरनेशनल मामलात पे क्या आएंगे? मेरा ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अब चेंज कर देना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को और बना लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के कोई ज़्यादा वो करीब रह गए हुए हैं, तो बेहतर ये है कि किसी और को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए ताकि इस तरह के मामलात को उठाए तो जा सके इंटरनेशनल लेवल। जी लतीफ़ साहब, देखें, जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक़ है, वो तो उनकी बात पे तो क्या यकीन करना या क्या कहना, वो तो ख़ुद जब हिलरी क्लिंटन के साथ मिलके उनकी जो तस्वीरें आई, बड़ी खुश थी। उनका बेटा वहाँ पे उस वक़्त अमेरिका में मुलाजमत कर रहा था। तो वो तो हमेशा इक़्तिदार के साथ रहते हैं, अपनी जगह वो ठीक हैं, क्योंकि उन्होंने यही कुछ उनका जो विरसा है वो यही है। जब अंग्रेज़ थे तब भी थे। तो जहाँ तक अब इंडिया की बात करते हैं, देखें, मुझे ये यकीन है कि इंडिया के अंदर मुसलमान हों, सिख हों, पारसी हों, जो भी हों, उनके अंदर अपनी इतनी कैपेसिटी वहाँ पे है, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का जो इंतहा पसंद नज़रिया है उसका मुकाबला वो कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर रहे। तो इस दफ़ा वो जीत गए, दूसरी दफ़ा जीत गए, जरूरी थोड़ा उन्होंने हर दफ़ा ही जीतना है। सही हो गया जी। तो आरएसएस का जो एक थॉट है वो बिला आखिर हिंदुस्तान में उसमें शिकस्त खानी है। ठीक है, वहाँ इंटेलेक्चुअल, शायर, अदीब, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं, वो अदालतों में भी जा रहे हैं, मुजाहरे भी कई, इवन वहाँ के अदाकार, ठीक है, हमारे यहाँ तो अदाकार भी अल्लाह के फजल से उनको स्वाए फैशन के और कुछ नहीं आता। वहाँ पे अदाकाराओं ने और एक्ट्रेसों ने जाके मुजाहरों में सही हो गया जी। मेरे पास वक्त खत्म हो, हमें वहाँ का फिक्र करने की और मुझे लगा था आप कुरैशी के लिए कोई मशवरा देंगे। बहरहाल आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।